नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। ये है लेक्चर 5th ऑफ पॉलिटी सीरीज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल 4 में मेंशन है। पार्ट 1 में मेंशन है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया डेट इज भारत। अब इंडिया डेट इज भारत क्यों रखा गया नाम? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना डिबेट उठी और डिबेट में बोला गया कि क्या रखना चाहिए नाम, क्या इंडिया रखें, क्या भारत रखें। इंडिया इज मॉडर्न, भारत इज रूलर। भारत हमारी प्रकृति सिविलाइजेशन को दिखाता है, इंडिया मॉडर्निटी को दिखाता है। तो सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चलो रखते हैं एक नाम, इंडिया डेट इज भारत। और इंडिया डेट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। दो हमारी पॉलिटी फेडरल है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? क्योंकि जो स्टेट है ना भारत के अंदर, उनसे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि उनसे एग्रीमेंट हुआ और भारत बना। भारत है तो वो स्टेट है, भारत नहीं है तो वो स्टेट भी नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष का कंसेप्ट था, कोई स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। ना कोई हमारे भारत में से कोई भी स्टेट अलग हो सकता है, ससीड हो सकता है। इसी कारण से बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसी कारण से एक टर्म इस्तेमाल होती है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। स्टेट तो विभाजित हो सकती हैं, लेकिन भारत कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। भारत अखंड है, अखंड भारत। और आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट की जगह पर कहीं जगह पर टेरिटरी इस्तेमाल हो रखा है। और टेरिटरी इज द वाइडर कॉनोटेशन एज कंपेयर टू द यूनियन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया? इट इज टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी and plus the territory in future which is acquired by India according to the law of land. Territory of India ज़्यादा कंपेयर मतलब कि बड़ा कनोटेशन है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट। आपको ये भी समझना होगा। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो भी इस्तेमाल हो रखा है आर्टिकल 1 के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 इसमें यह बताता है कि भैया अगर हमको पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना हो तो सिंपल सी बात, हम मिला सकते हैं। हम अपनी यूनियन में कोई भी बाहर के जो नेशन है उसका कोई भी पार्ट एडमिट कर सकते हैं और साथ साथ में उस पार्ट को एक नई स्टेट भी बना सकते हैं। मतलब एडमिट इनटू द यूनियन प्लस एस्टेब्लिश इट एज अ न्यू स्टेट। ये आर्टिकल 2 बोलता है, सिंपल सी बात। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को, इंटरनल रीएडजस्टमेंट करने का, सेपरेशन करने का टेरिटरी का फ्रॉम एनी स्टेट, और यूनाइट करने का 2 और मोर टेरिटरी टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज करने का एरिया, डिक्रीज करने का एरिया, अल्टर करने का बाउंड्री एंड द नेम, ऑल द पावर रेस्ट विद द पार्लियामेंट। अगर हमको इसके लिए कोई बिल लाना है, सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 3 हमें ये बोलता है। फिर जो प्रेसिडेंट है ना, इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है डिस्कशन के लिए और उनकी राय मांगने के लिए। सिंपल सी बात है कि ना। लेकिन स्टेट के लेजिस्लेचर का जो डिसीजन है वो मैटर नहीं करता। सिंपल सी बात, बस हमें एक बार ही बताना होता है कि हम जो है स्टेट का एरिया अल्टर कर रहे हैं, नाम अल्टर कर रहे हैं। बस आपको बताना था, हमने बता दिया। लेकिन जो स्टेट की कंसेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होती ज़्यादा, बस उनको बताना होता है, ठीक है ना। और यूटी में तो उनको बताना भी नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी कारण से एक वर्ड, एक फेज इस्तेमाल हुई है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इंडिया इज़ द इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यूनियन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट को विभाजित किया जा सकता है भारत के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि देखो, अगर आप इंटरनल रीअरेंजमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी बाहर के नेशन को, जैसे पाकिस्तान को इंडिया में मिला लिया हमने, तो हमें सिंपल सी बात क्या है कि हमें आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से हम क्या कर सकते हैं? बिल को पास करवा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1 की प्रेजेंट एंड वोटिंग से हम क्या कर सकते हैं? उसको पास करवा सकते हैं। एंड सिंपल मेजोरिटी का मतलब तो समझ गए कि 50%, मोर देन 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एंड स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% of the strength is calculated by subtracting vacant seats from the total strength। ये वेरियस मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड इफेक्टिव मेजोरिटी। आई होप
आप इसको भी समझे होंगे, जान के मैंने ये टॉपिक जो है इसके बीच में ले लिया। तो आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अगर आप इंटरनल रीअरेंजमेंट कर रहे हो और पाकिस्तान को अपने अंदर ऐड कर ले तो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी में कर दो इसको, जल्दी करो जितना जल्दी हो सके, तो आपको कोई भी कुछ चीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया को अपना पार्ट देना हो कोई भी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो इसको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। और ऐसा कब बोला? बैरूबारी यूनियन केस के अंदर बोला, और इसमें लगेगी स्पेशल मेजोरिटी। और ऐसा कब हुआ? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 के अंदर, 2015 के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया? अपनी एक्सचेंज करी टेरिटरी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स हों और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो है वो सेटल हो सकता है, उसके लिए कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब भारत में एवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट का वो समझते हैं। देखो क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास क्या थे? ब्रिटिश प्रोविंस थे प्लस प्रिंसली स्टेट थे 552। 549 ने तो बोल दिया यस हम ज्वाइन कर लेंगे, सिंपल सी बात। लेकिन 3 को खुजली हो रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। जूनागढ़ बोला सिंपल सी बात हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हैदराबाद बोला हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कश्मीर बोला कि भैया हम तो क्या है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने क्या किया? जूनागढ़ में करवा दिया रेफरेंडम, वहाँ पे लोगों ने चुना कि हम तो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। हैदराबाद में पुलिस एक्शन करवा दिया क्योंकि वहाँ की जो ये थे सरकारें थी, मतलब राजा थे, वो अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, ठीक है ना। और कश्मीर में हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्यों हुआ? इसके पीछे भी रीज़न है पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने हमला कर दिया था 1948 के अंदर, किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। जब 1950 हुआ तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी भारत के अंदर। पार्ट ए के अंदर 9 गवर्नर प्रोविंस थे, पार्ट बी के अंदर 9 प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर थी, पार्ट सी के अंदर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे प्लस प्रिंसली स्टेट थी कुछ, पार्ट डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार था। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट था। अब इसको कैसे रीअरेंज किया जाए इन सबको, तो साउथ में ना डिमांड चलती है, इनफैक्ट नॉर्थ में भी चलती है कि हमको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। किसके बेस पर? लैंग्वेज के बेस पर। क्या लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइज किया जाए? इसके लिए बैठती है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। और कब बैठती है? 1948 के अंदर, और इसके चेयरमैन होते हैं एस के धर कमीशन भी बोलते हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर जो है हमें क्या करना चाहिए? विभाजन करना चाहिए सिंपल बात स्टेट का, ना कि लैंग्वेज के बेस पर। और ये रिपोर्ट सबमिट होती है जेवीपी कमेटी के पास। जेवीपी कमेटी में कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताबी सीतारमैया। और ये तीनों के तीनों रिजेक्ट कर देते हैं कि लैंग्वेज के फॉर्मूला पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 1953 में क्या होता है? पोट्टी श्रीरामुलु, ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होते हैं, ये बोलते हैं कि सिंपल सी बात आंध्र प्रदेश क्रिएट कर दो, सिंपल सी बात एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट क्रिएट कर दो, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एक लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है क्रिएट होती है पोट्टी श्रीरामुलु की, जो क्या है कि डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इसी कारण से एक स्टेट बनती है, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनती है, जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। फिर और स्टेट में क्या है कि राइज जो है डिमांड राइज होती है कि हमको क्या चाहिए? जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट चाहिए। तो इसी कारण से 1953 के अंदर एक कमीशन बैठती है, फजल अली कमीशन। इसमें फजल अली जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, के.एम. पनीकर होते हैं, एच.एन. कुंजरू होते हैं। ये ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लैंग्वेज फॉर्मूला जो है लैंग्वेज के बेस पर स्टेट जो है रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, लेकिन ये रिजेक्ट कर देते हैं कि एक स्टेट एक लैंग्वेज के बेस पर बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बोला कि चलो लैंग्वेज के बेस पर हम स्टेट तो बनाते हैं, लेकिन साथ में 4 फैक्टर जो है आपको देखने पड़ेंगे: यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, linguistic and cultural homogeneity of the country, financial, economic and administrative consideration, planning and promotion of the welfare of the people and the nation। और इसने फजल अली कमीशन ने बोला कि हमको बनानी चाहिए 4 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। इसी कारण से क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 के अंदर, और इसी कारण से जो है 14 स्टेट बनी: आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और 6 यूनियन टेरिटरी बनी: अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिको एंड मिनिद्वीप आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। लेकिन इसको फिर से बाद में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, सिंपल सी बात। गुजरात जो है 15 स्टेट बनती है 1960 के अंदर, नागालैंड 16th स्टेट बनती है, हरियाणा 17th स्टेट बनती है, हिमाचल प्रदेश 18th, मणिपुर 19th, त्रिपुरा 20th, मेघालय 21st, सिक्किम 22nd, मिजोरम 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th, गोवा 25th, छत्तीसगढ़ 26th,
उत्तराखंड 27, बिहार 28 एंड तेलंगाना 29। एंड फिर से क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है रीऑर्गेनाइजेशन होता है 2019 के अंदर, एंड जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बनाया जाता है और लद्दाख को भी यूटी बना दिया जाता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो ये था आपका लेक्चर, किसके ऊपर, यूनियन एंड स्टेट्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप पूरी वीडियो देखोगे। तब तक के लिए देखते रहिए करंट एक्सप्रेस, लेकर आता हूँ जल्दी नई वीडियो।